नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। यहाँ पर आज हम इंग्लिश जो है आपका इंग्लिश टीचिंग का यहाँ पर 2 लॉन्ग क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बताऊँगी कि किस तरीके से जो दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये आपके यूनिट 4 से पूछे जा रहे हैं और कैसे ये आपस में कोरिलेट है कि क्वेश्चन जो आपका पहला वाला है और जो दूसरा क्वेश्चन है, दोनों में किस प्रकार से रिलेशन है और हम कैसे दोनों क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं विद हैविंग अ मास्टर आंसर। जी हाँ, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दोनों बता देती हूँ। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे अपने सामने लिखा हुआ दिख रहा है, जो कि है आपका व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ टेस्टिंग एंड इवेलुएशन इन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक, इलुसिडेट। तो ये सबसे पहले मैं आपको मतलब समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसमें आपसे पूछा है जो इवैल्यूएशन है ना, उसमें पैटर्न ऑफ टेस्टिंग और इवैल्यूएशन से क्या मतलब है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो ये सिर्फ कन्फ्यूज़न के लिए आपको दिया है इंग्लिश, क्योंकि हम तो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे ही पढ़ते हैं, हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज ही है। दैट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज में इवैल्यूएशन और पैटर्न ऑफ टेस्टिंग, कि हम उसको जो असेसमेंट करते हैं, जो टेस्टिंग करते हैं, उसका क्या पैटर्न है, इसके ऊपर आपको इसका पूरा लिखना है। इसके साथ ही यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक क्वेश्चन आपका ये है, हाउ कैन CCE बी यूज्ड इन इवेल्युएशन ऑफ द 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, राइट विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपसे देखिए इवेल्युएशन का ही क्वेश्चन है, जो अभी मैंने आपको पहले वाला क्वेश्चन दिखाया जिसमें पैटर्न ऑफ टेस्टिंग की बात की गई, उसमें भी आपका टेस्टिंग और इवेल्युएशन की बात की गई और इसमें भी इवेल्युएशन की बात की गई है। उसमें आपको क्वेश्चन में दिया है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CCE, मतलब आप इवेल्युएशन तो करेंगे बट CCE को बिल्कुल बेस में रख के कि CCE किस तरीके से करता है, और इसके साथ ही इन्होंने लैंग्वेज को पूरा नहीं बल्कि उस लैंग्वेज की जो वो 4 स्किल्स हैं ना, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ LSRW, उसको यहाँ पे इन लोगों ने कहा है कि इसको जो है आपको सेंटर रख के एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हैं। मुझे उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन के बीच में जो सिमिलैरिटी है वो आपको समझ में आ गई होगी और जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि हम मास्टर आंसर को कैसे राइट करें, क्योंकि ये बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क है कि हम जो है दोनों आंसर के लिए कैसे प्रोवाइड करें, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। तो इसलिए ये प्रॉपर भी मतलब एक तरीका हमको चाहिए कि जिससे कि हम कम टाइम में अधिक से अधिक मार्क्स को गेन भी कर सकें और हमारा आंसर भी बिल्कुल सही और ऑथेंटिक हो। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें और सेकंड क्वेश्चन में कौन से पॉइंट्स अलग लिखने हैं, उसके बाद कौन से पॉइंट सेम है, पहले हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो है सिमिलरिटी अगर हम देखें तो आपको सबसे पहली चीज़ तो टेस्टिंग क्या होता है, इवेल्युएशन क्या होता है आपका, ये आपका बेसिक रहेगा। इवेल्युएशन के क्या क्या टेक्निक्स और क्या क्या टूल्स हैं, ये दोनों क्वेश्चन में आपके कॉमन है, तो आपके आंसर राइटिंग में दोनों सेम रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले कि आप टेस्टिंग लैंग्वेज स्किल टेस्ट को डिफाइन करेंगे। भाई टेस्ट क्या होता है, तो टेस्ट इज़ अ टेक्निक और टूल दैट में यूज टू गैदर सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हम टेस्ट का यूज़ करते हैं। और चूँकि यहाँ किसकी बात की जा रही है, आपके लैंग्वेज में बात की जा रही है, तो सबसे पहले आप यही चीज़ लिखेंगे कि टेस्ट क्या है। उसके बाद इन इंग्लिश वी हैव टू टेस्ट द लैंग्वेज स्किल्स, क्योंकि इंग्लिश में मेन बच्चे को हम क्या सिखाते हैं, लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर कॉम्पिटेंसी ही तो बताते हैं। तो ये कॉम्पिटेंसी हमें कैसे पता लगती है, LSRW के माध्यम से। तो मीन्स कि हमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग को एसेस करना होगा। क्लियर। अब किन किन तरीके से जो लैंग्वेज है जो बच्चा सीख रहा है, चाहे वो इंग्लिश सीख रहा है कोई और लैंग्वेज, उसका हम टेस्ट ले सकते हैं। तो टेस्ट के भी कई प्रकार हैं। सबसे पहला है आपका अचीवमेंट टेस्ट। इन टेस्ट के बारे में चूँकि आपको जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी, कंटेंट आपको पूरा के पूरा मिलेगा और ऑथेंटिक मिलेगी, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं आपको और लेंथी आंसर लिखना है, अगर आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी है और स्पीड फास्ट है, तब आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ऑलरेडी इतना कंटेंट आपको कवर करा दूंगी, अगर आप सिर्फ नाम भी लिख कर आते हैं तो भी आपका जो है काम हो जाएगा। ठीक। इसके साथ ही ये जो लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं आपको आज करा रही हूँ, तो आज बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैं आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको इंक्लूड कर रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको 5 या 6 लॉन्ग क्वेश्चन जो है पहले करा चुकी हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पेपर में आएगा ही आएगा पेपर जो क्वेश्चन है। तो वो 5 क्वेश्चन को, और इन दोनों में से अगर दोनों ही इजी हैं
देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन है, बट फिर भी सारे लर्नर्स को अच्छे से प्रॉपर समझ में आए, इसलिए मैंने इसको 2 अलग अलग जगह किया हुआ है। ठीक, तो अगर आप सिर्फ इतना पढ़ते हैं तब भी आपका पेपर जो है लॉन्ग, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। ठीक है, वो जो आपके कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें कि आपको बताऊंगी कि आप सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पढ़ के जाइए और आपका पूरा पेपर पास हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। पास तो बहुत कम बात है, आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इसके साथ ही जितना आज तक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है मैंने उसकी पूरी वीडियो बनाई हुई है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको 4 वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर किया गया। 5 क्वेश्चन एक वीडियो में है, तो उन शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एग्ज़ाम से पहले। बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है, और उस वीडियो की लिंक आपको जो है इंग्लिश के प्लेलिस्ट से भी जाकर ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जो है पिन कर दूँगी, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही हेल्प करेंगी आपकी ये लास्ट टाइम पे। ठीक, तो इसके बाद जो है हम लोग एक लाइव सेशन भी करने वाले हैं। तो लाइव सेशन जिस दिन करेंगे तो मैं उसकी अपडेट आपको दे दूंगी, जल्दी ही करने वाले हैं। मे बी 26 या 27 में हम लाइव करेंगे। उस लाइव को आपको ये फ़ायदा रहेगा लाइव क्लास में कि आपके जो भी डाउट्स हैं उसको जो है आप तुरंत पूछ सकते हैं, कि जैसे तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से आंसर राइटिंग करें, या कोई और फर्दर डाउट अगर आपको रहता है इंग्लिश पेपर से रिलेटेड। क्योंकि आपका 29 को MGKVP के जितने भी बच्चे हैं, जो भी उससे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, उन बच्चों का एग्ज़ाम है, तो आप उससे रिलेटेड जो है क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं लाइव पे, कि क्या क्या चीज़ों को कैसे हम राइट कर सकते हैं, या कोई और क्वेश्चन है जो आपके मन में है कि लास्ट टाइम पे आपने पढ़ा नहीं है, आपको कैसे करना, तो आप सारी चीज़ों को वहाँ पे लाइव अपने आंसर को पा सकते हैं। तो लाइव का मैं आपको दे दूंगी, आप जो है अवेलेबल ज़रूर रहिएगा। ठीक, इसके साथ ही जितनी भी वीडियोस हैं उन सारी वीडियोस को इंग्लिश प्लेलिस्ट में, स्पेशली सारी वीडियोस आपको बहुत ऑथेंटिक और इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसको भी ज़रूर देख कर जाइए एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए तो फर्स्ट आपका क्या है, अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट मतलब मान लीजिए लैंग्वेज के एक सेक्शन को हमने पढ़ा दिया, अब उसको पढ़ाने के बाद हम उस चीज़ का टेस्ट ले रहे हैं, तो वो आपका है अचीवमेंट टेस्ट। ठीक, प्रोफिशिएंसी टेस्ट बेसिकली जिसको हम मास्टरी कहते हैं, दक्षता, कि पहले से आप एक कोर्स को या किसी चीज़ को किए हुए हैं, अब हम देखेंगे कि उस लैंग्वेज में आपकी पकड़ कितनी है, आपकी मास्टरी कितनी। जबकि अचीवमेंट में हम कभी दक्षता की बात नहीं करते हैं, वो नंबर्स पे डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर लेकर के आए। क्लियर, तो ये प्रोफिशिएंसी है। इसके अलावा और भी कुछ इजी तरीके हैं जिससे कि हम टेस्ट को जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, बच्चे का टेस्ट ले सकते हैं। अब देखिए उसमें क्या क्या है। पहला तो ऑब्जेक्टिव, तो मैं इसको 2-2 मिनट में आपको सब एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको सारा याद रहे। तो पहला आपका है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टेस्ट दैट मीन्स जो आप MCQ टाइप देते हैं वो ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव जो अभी आप देने वाले हैं जिसमें आप राइट करते हैं। इनडायरेक्ट टेस्ट और डायरेक्ट टेस्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जैसे कि आपसे सामने से क्वेश्चन है, देखिए इनडायरेक्टली तौर पर आपसे टेस्ट में पूछा जाता है, जैसे आपको कम्युनिकेशन के दौरान बता दिया जाना, तो आपका वो एज अ टेस्ट नहीं होता है, डायरेक्टली नहीं, बट इनडायरेक्टली आपका असेसमेंट उससे किया जाता है। और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा डायरेक्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसी का जस्ट सामने आप देखेंगे तो अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, अचीवमेंट मैंने आपको बताया, ठीक उसका जो है एप्टीट्यूड हो जाएगा। प्रोफिशिएंसी और परफॉर्मेंस, एक में दक्षता को देखेंगे और एक में उसके परफॉर्मेंस को देखेंगे कि भाई बच्चा परफॉर्म कैसा कर रहा है, प्रोग्रेस कैसी हो रही है। एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल, एक NRT और एक CRT। तो NRT CRT आपको पता होगा, एक जो नॉर्म्स पर आधारित होता है और एक जो क्राइटेरिया पर आधारित होता है। मतलब एक में जो है हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। ठीक है, मान लीजिए हमने 100 मार्क्स का पेपर है, तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई 80 के ऊपर जो लाएगा, तो ये नॉर्म हमने सेट कर दिया कि 80 के ऊपर जो लाएगा उसी का होगा, तो ये NRT बेसिस हो गया कि 80% होगा तभी आप जो है पास होंगे। जबकि CRT क्या है, क्राइटेरियन डिफरेंट, कि अब मैंने कहा कि 100 मार्क्स का है और बगल वाले से आपको देखूंगी कि आपके पीयर्स के साथ आपका जो है कैसा आया, अच्छा आया, खराब आया, उसके आधार पर आपकी परफॉर्मेंस को एसेस करने का काम हम इसमें करते हैं। तो ये कुछ आपके बेसिक रहे जो कि टेस्ट से रिलेटेड। यहाँ पर इतना सारा टेस्ट जो है ज़रूरी नहीं है कि आप अपने एग्ज़ाम में इन सारे टेस्ट को क्या करें, राइट करें, बट इंपॉर्टेंट ये है कि इनमें से कम 4 से 5 नाम आप ज़रूर डालें कि आप जिसके बेस पे टेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही इन टेस्ट के माध्यम से हर में अगर आप लिख रहे हैं अंदर, तो इस चीज़ को ज़रूर पॉइंट आउट करें कि इन टेस्ट के माध्यम से जो हमारे 4 स्किल्स हैं हम इनके ऊपर मास्टरी करवा सकते हैं बच्चे से, या इसको एसेस करने के लिए इन टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर।
नाउ इवेलुएटिंग लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स को कैसे इवेलुएट करेंगे अभी हम समझेंगे। इवेलुएशन क्या होता है, बिल्कुल भी उस पर टेंशन मत लीजिएगा, बट अभी जो ये पॉइंट है ना, अभी हम टेस्ट की बात कर रहे हैं कि अब चूंकि लैंग्वेज का सेक्शन है तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई लैंग्वेज स्किल्स को कैसे इवेलुएट करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी जगह हमें इवेलुएशन मिलता है जो कॉमन रहता है, बट व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज, लैंग्वेज का सेक्शन थोड़ा डिफर कर जाता है। तो हमें लैंग्वेज में अगर आपको कोई कहेगा कि इंग्लिश ही पढ़ते हैं मान लीजिए, या हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी तो बचपन से पढ़े हैं, तो उसमें हम इजीली जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अ फॉरेन लैंग्वेज, तो यहाँ पे जब आपको बोला जाएगा तो हम किस चीज़ से देखेंगे कि आप कम्युनिकेशन कैसा कर पा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिकलिटी है या नहीं, कि रियल लाइफ में आप उसको यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और यूज़ कर पा रहे हैं तो किस लेवल तक कर पा रहे हैं, यही तो उसका इवेल्युएशन करना है, हमको मूल्यांकन करना है। तो इवेलुएटिंग द यूजफुलनेस ऑफ अ लैंग्वेज टेस्ट, अब देखिए हम यूजफुलनेस उसका कैसे पता करेंगे। सो हेयर इट कम, देखिए कैसे पता करेंगे। सबसे पहले है रिलायबिलिटी, बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो आपकी लेंदी हो सकती है, बट चूंकि आप पहली बार देख रहे हैं तो मुझे आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है, ताकि आप किसी चीज़ को ऐसा ना हो कि आपको रटना पड़े बिना समझे, तो इसलिए ये लेंदी हो सकती है, बट ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, मतलब आप किसी टेस्ट को एक से अधिक बार भी कर रहे हैं बट यू गेट द सेम रिजल्ट, समझ में आया, मतलब आप बार बार उसका टेस्ट कर रहे हैं बट फिर भी आपको रिजल्ट सेम मिल रहा है, कि बच्चे से आपने पूछा, आज पूछा, 2 दिन बाद पूछा, 3 दिन बाद पूछा, तब भी उसको आपको वैसा ही रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज़ रिलायबल। ठीक, कि इवेल्युएशन मतलब वो रिलायबल है। तो वैलिडिटी क्या होती है, वैधता, कि मतलब जिस टूल को आपने जो मेज़र करने के लिए बनाया गया है वो एग्जैक्टली उसी चीज़ का मेज़रमेंट कर रहा है। ठीक, घड़ी को समय देखने के लिए बनाया गया है तो समय ही देखे तभी वो वैलिड होगी। ठीक, तो ये होती है आपकी वैलिडिटी, जो वैधता होती है। इसके साथ इम्पैक्ट ऑथेंटिसिटी, कि जो आप बोल रहे हैं, लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कितना ऑथेंटिक है, कितना सही है। इंटरेक्टिवनेस, जैसा कि मैंने कहा we are talking about language, so in the language interaction communication is very important part। ठीक, कि आप सामने वाले से इंटरेक्ट कैसे कर पा रहे हैं। एंड लास्ट इज़ योर प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकलिटी का मतलब है कि वो जो है आपके प्रैक्टिकल, आपके डेली लाइफ में उसका यूटिलाइजेशन हो पा रहा है हो कि नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा हो पाएगा देन द लैंग्वेज इज़ यूजफुल फॉर यू। तो आपको समझ में आया कि आप उसकी इवेल्युएशन कैसे करेंगे एक लैंग्वेज का। तो इतने सारे पॉइंट्स को ना आपको, जब आप इवेल्युएशन करेंगे तो आपको इतने सारे पॉइंट्स को क्या करना है, ध्यान में रखना है, इस बात को याद रखिएगा। तो देख लीजिए क्या क्या है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी, इंटरेक्टिवनेस एंड प्रैक्टिकलिटी। इन सारे के सारे पॉइंट्स को जब एक लैंग्वेज के अंदर आप इवेल्युएट कर लेंगे एक लर्नर के अंदर, देन तब क्या होगा कि आपका इवेल्युएशन होगा लैंग्वेज का, तभी पता लगेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब जब आप इसको लिखेंगे इन योर एग्ज़ाम कॉपी, तो आपको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि रिलायबिलिटी जब आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो रिलायबिलिटी को लिखते समय आप लिखेंगे कि भाई हम रिलायबिलिटी तो करेंगे, बट वहाँ पे फिर से आप वो जो LSRW मैंने बताया ना उसको भूलेंगे नहीं, वैलिडिटी को भी बताएंगे तब भी, मतलब आपको उसको छोड़ना नहीं। जो उसका ऑब्जेक्टिव है ना लैंग्वेज डेवलपमेंट का, कि लैंग्वेज का आपकी कि एक लैंग्वेज डेवलपमेंट और एक लिटरेसी डेवलपमेंट, इनको आप छोड़ेंगे नहीं रास्ते में कहीं भी। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। इसके साथ ही जो आपका है बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो CAP एक्सपेक्ट है, ये 2 चीज़ आपको आंसर राइटिंग में हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर। नाउ हियर इज एसेंशियल मेजरमेंट क्वालिटी। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी 2 चीज़ आपके पास होनी चाहिए, एक रिलायबिलिटी और एक वैलिडिटी, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो वैलिडिटी में यहाँ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, इफ़ यू राइट सिंपल वैलिडिटी देन इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो ये आपकी मेजरमेंट क्वालिटीज़ हैं कि आपके टेस्ट में अगर आप लैंग्वेज के लिए कर रहे हैं तो 2 चीज़ होनी चाहिए। ठीक, नाउ इवेल्युएशन ऑफ इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज, जैसा कि आपको दिखा है कि आपके क्वेश्चन में ही ये चीज़ पूछा हुआ था। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं रिकॉल है तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें पूछा था कि पैटर्न ऑफ टेस्टिंग और इवेल्युएशन जो है, जो हम करते हैं इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे। तो इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज जो है, इसका क्या मतलब है कि जो आपकी अंग्रेजी है वो द्वितीय भाषा के रूप में कैसे है, तो उसका इवेल्युएशन कैसे करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर भी जैसा मैंने आपको क्यों कहा कि जो मैं
सीसी वाला क्वेश्चन है वो और ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि लिटरली इन दोनों में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब आप सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इवेलुएट करेंगे ना, तो यहाँ पे आप लेकर के आएंगे सीसी को। इनडायरेक्टली आपको सीसी क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट आपको यहाँ पे लाना होगा, क्योंकि जब आप उसके लिए क्या करेंगे, एक प्रोफार्मा तैयार करते हैं कि भाई इवेलुएशन कैसे करेंगे कि बच्चे को आया कि नहीं, तो कहीं ना कहीं आप सीसी का यूज़ करते हैं, कंप्लीट सीसी का नहीं बट करते हैं। तो आइए देखें कैसे करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक तरफ मैंने लिखा हुआ है टाइप ऑफ असेसमेंट, विजिबल है आपको, और दूसरा है वेटेज। ठीक है, वेटेज का मतलब कितने नंबर का है, कितना वो जो है वेटेज कैरी कर रहा है। अब इसमें पहला आपका है कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट दैट मीन्स ऐसा आकलन जो कि निरंतर हो रहा है, चल रहा है। तो अब यहाँ पे ना कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट का जो पार्ट है, इन लोगों ने माना कि वो 60% हमने रखा। अगर 100% है तो 60% हमने कंटिन्यूअस असेसमेंट का पार्ट रखा। उसमें भी कंटिन्यूअस असेसमेंट पे हमने सब पार्ट कर दिया। सब पार्ट करके एक कन्वर्सेशनल स्किल्स को रखा, दैट मीन्स कि बातचीत करने का स्किल अच्छा है तो 20 नंबर दे देंगे भाई, 20%। असाइनमेंट देंगे, टाइम पे करके दे दिया तो 20 देंगे, नहीं देगा तो फिर 15 दे देंगे। फॉर्मल यूनिट टेस्ट, सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा, उसको रिटन में भी करके दिखाना है। तो ये क्या है, ये आपको समझ में आ रहा है क्या है। अब थोड़ा सा अपने ब्रेन को ब्रॉड करिए और अब यहाँ पे अपने LSRW को पुट करिए। ठीक, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं कि मैं हर एक चीज़ को आपको एकदम राइट करके दिखाऊं छोटे बच्चे की तरह। तो इतना आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है एग्ज़ाम में भी और यहाँ पर भी, और अपना इनपुट ज़रूर अपने आंसर में देना है, अपनी क्रिएटिविटी आपको ज़रूर लगानी है। हालांकि इतना भी लिखेंगे तो ठीक है, बट आप जितने अच्छे से अपनी कॉपी में प्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। तो देखिए, कन्वर्सेशनल स्किल की जब हम बात करते हैं कि जब बातचीत आदमी करेगा तो इससे आपकी क्या अच्छी होगी। ठीक, आप दूसरे की बात सुन रहे हैं तो आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी हो रही है। जब आपका मौका टर्न आ रहा है तो आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी हो रही है। असाइनमेंट कर रहे हैं तो भाई पढ़कर आपको भी छापना है, लिखना है, खोजना, एक्सप्लोर करना है, तो रीडिंग आपकी अच्छी होगी। यूनिट टेस्ट देंगे तो राइटिंग भी अच्छी होगी। तो LSRW पता लग रहा है कि नहीं बच्चे का। असेसमेंट ही कर रहे हैं, बट उस असेसमेंट को ऐसे पार्ट में हमने डिवाइड किया कि जो 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स हैं वो चारों के चारों इसके अंदर कवर हो गई। समझ में आया। तो अभी भी 60% ही हुआ, अभी 40% की बात बची है। तो आइए अब वो 40% हम फाइनल एग्जामिनेशन में पूरा कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन होना चाहिए ना बच्चे को। तो फाइनल एग्जामिनेशन 40% मार्क्स का हमने यहाँ पर कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं सीसी का पैटर्न ही है। अभी जब मैं आपको सीसी वाला आंसर दिखाऊंगी तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हम जो है जो लर्नर्स होते हैं, जो छोटे बच्चे, तो जब उनकी कॉपी को या मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जब उसको बनाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं इसी क्रम में बनाया जाता है कि इनका 2 FA होगा, 1 ऐसे होगा, फिर 2 FA होगा, 1 ऐसे होगा। यही सीसी का ही पैटर्न होता है कि उसको और तोड़ के बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट का यूज़ किया जाए। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा असाइनमेंट और कैसे करते हैं। ये किसके लिए कर रहे हैं, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स हैं, जैसे सीसी को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ओरल टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो ओरल टेक्निक से कौन सी स्किल्स होंगी, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप बच्चे से पूछ रहे हैं तो भाई स्पीकिंग होगा, बच्चे से टॉक करवा रहे हैं, स्टोरी टेलिंग करवा रहे हैं और रीडिंग अलाउड पढ़वा रहे हैं, तो रीडिंग भी उसकी अच्छी होगी, सब अच्छा होगा। तो मिला जुला के जो वो 4 स्किल्स हैं उन्हीं को आपको क्या करना है, बच्चे के देखना है कि वो कितना अच्छे से उस चीज़ को सीख पाया है। क्लियर। अब यहाँ से जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये जो अभी तक मैंने आपको बताया वो सारे के सारे टेस्ट थे और इवैल्यूएशन के थे, कि जिनको आपको अपने आंसर में राइट करना है कि भाई हम कैसे इवैल्यूएशन करते हैं। तो जो मैंने वहाँ पे अभी वेटेज और आपको बताया है ना, उन वेटेज को ज़रूर राइट करिएगा, उसको बॉक्स में बना करके अच्छे से करिएगा, तो वो काफ़ी अच्छा इफेक्टिव होगा। अब आता है कि बहुत सारे लर्नर्स जो है उनको बेसिक इवैल्यूएशन क्या होता है इसमें कन्फ्यूजन होती है, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या होता है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। एक ही मान लेते हैं कि मूल्यांकन भी एक है, मापन भी एक है और आकलन भी एक है, जबकि तीनों एकदम अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इवैल्यूएशन क्या है, क्योंकि हमारे पेपर में इवैल्यूएशन से हर बार क्वेश्चन में पूछा है। तो एक डेफिनेशन है यहाँ पे टाइलर की, अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट, a systematic process of determining the extent to which an educational objectives are achieved by pupils। मतलब evaluation क्या है आपका, एक कह सकते हैं आप
बिल्कुल क्रियाबद्ध तरीका, जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीका है ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट, कि जब तक जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं, जब तक वो लोगों द्वारा, जो प्यूपिल्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनके द्वारा अचीव न कर लिया जाए, तब तक ये प्रक्रिया निरंतर चलती ही रहती है। क्लियर? ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है इसकी, आप इसको याद भी कर सकते हैं, राइट भी करेंगे अपने एग्जामिनेशन में तो अच्छी रहेगी, और विथ इनके नाम के साथ लिखिएगा, ठीक है। और अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय द प्यूपिल्स। अब इवेलुएशन, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इससे न समझ में आया हो कि ये क्या ही बोल दिया, तो उनको और सिंपल भाषा में हम समझाते हैं। आइए, तो देखिए, जैसे मान लीजिए इवैल्यूएशन जो है, हम अक्सर कहते हैं कि अब यहाँ पे डिफरेंस भी करिएगा मेज़रमेंट में और इवैल्यूएशन में, ठीक है। तो देखिए, जब हम मेज़रमेंट की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन करते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिसको कि हम मेज़र कर सकते हैं, सिर्फ ऐसी चीज़ों को हम मेज़रमेंट के अंदर रखते हैं। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, किसी भी बच्चे का कितने नंबर लाया एग्ज़ाम में, इतने नंबर ले आया, तो ये आपका क्या है, जो न्यूमरल्स का काम है ना, वो मेज़रमेंट होता है, ठीक। उसको इस चीज़ से जजमेंट पास वास करने से कोई मतलब नहीं होता। जबकि जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो यहाँ क्वांटिटेटिव तो होगा ही, मतलब मेज़रमेंट इंक्लूड होगा, उसके साथ वैल्यू जजमेंट भी होगा, कितना अच्छा किया वो भी इसके साथ इंक्लूड होगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल देते हैं कि इवैल्यूएशन अगर हम वेन डायग्राम के माध्यम से समझे ना, तो ये इवैल्यूएशन है और इसके जो अंदर वाला है वो मेज़रमेंट है, ये M है और ये आपका है E। मतलब कि जो मेज़रमेंट है ना, ये इवैल्यूएशन के जो है क्या है, अंदर लाई करता है। मेज़रमेंट एक छोटा टर्म है, जबकि इवैल्यूएशन एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, जिसमें आपका टेस्टिंग भी आ जाता है, इसमें आपका जो है मेज़रमेंट भी आ जाता है। बट जो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है ये मेज़रमेंट होता है, बट इस क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन के साथ जो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन भी जुड़ जाए तो उसको हम कहते हैं मूल्यांकन, उसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन। जैसे अगर हम किसी बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं तो सिर्फ नंबर पा गया तो दैट इज़ मेज़रमेंट, बट अगर हम इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं ना, तो उसका सेल्फ रेफरेंस्ड भी देखेंगे कि पिछले वाले से बच्चे का कितना अच्छा है, भाई अच्छा है, 2 नंबर ज़्यादा पाया मतलब प्रोग्रेस पे है। फिर हम देखेंगे क्राइटेरियन CRT वाला, कि भाई टीचर ने सेट किया था कि 10 में से 9 नंबर पाने वाला अच्छा बच्चा होगा, तो टीचर द्वारा जो सेट क्राइटेरिया उसमें बच्चा कितना लाया। फिर हम NRT, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, नॉर्म रेफरेंस डैट मीन्स कि उसके दोस्तों के साथ देखेंगे उसके दोस्तों में उसका सबसे अच्छा है या नहीं, कैसा है। तो ये क्या होता है, आपका एक प्रकार से इवैल्यूएशन होता है, जिसमें आप हर एक पक्ष को ध्यान देते हैं, जो आपका गुणात्मक भी होता है और परिमाणात्मक भी होता है। क्लियर? दोनों पक्षों को यहाँ पर हम देखते हैं। इसके साथ ही जो आपका इवैल्यूएशन होता है BS ब्लूम, ये आपको कभी भूलना नहीं है। जब आप लैंग्वेज का पेपर दे रहे हैं, चाहे हिंदी इंग्लिश किसी का भी, तो जो ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी का कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन है, ये और एक LSRW, 2 चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये दोनों आपको हर जगह आपके क्वेश्चन में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक। अगर आपको नहीं पता, कॉग्निटिव एक्सपेक्ट आपके सोचने समझने वाली क्षमता से संबंधित है, इफेक्टिव जो है आपके इमोशन से संबंध रखता है, और साइकोमोटर डोमेन आपके एक्टिविटीज़ से, एक्शन से रिलेट करता है। अब देखिए इवैल्यूएशन को कैसे हम मेज़र कर सकते हैं। ये जो मेज़रमेंट के टेक्निक्स हैं, इनको जो है हम इवैल्यूएशन के टेक्निक्स के तौर पे यूज़ करते हैं, और इसके साथ ही हम इनको अपने लैंग्वेज के टेस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब देख करके जो होता है बच्चा सीखता है, जैसे प्रोनाउंसिएशन करना वो देख कर ही सीखेगा, बोल कर भी सीखेगा। रेटिंग स्केल येस नो में दे दिया। सोशियोमेट्री होता है कि समाज में जाएंगे और पूछेंगे कि भाई बच्चा अच्छा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कई लोगों से राय लेने के बाद एक बनाते हैं। बच्चे का खुद से इंटरव्यू कर दिए, क्यूमुलेटिव कर दिए। क्यूमुलेटिव क्या होता है कि जब बच्चे का बचपन से लेकर के आज तक के सारे रिकॉर्ड्स को हमने रखा है, जो ऑथेंटिक भी होता है, रिलायबल भी होता है। एक होता है इवैल्यूएशन करने की टेक्निक जिसको एनेक्डोटल कहते हैं। एनेक्डोटल मतलब उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री को हमने एक छोटी कहानी के रूप में लिखा हुआ है। और एक होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पूछा भी, आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछता है पोर्टफोलियो क्या होता है। तो पोर्टफोलियो सिर्फ एकेडमिक का नहीं, बल्कि बच्चे के एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक दोनों डिटेल्स को एक साथ रखता है। इसको हम फाइल के रूप में भी रख सकते हैं, पेन ड्राइव के रूप में भी, फोटोज़ के रूप में भी। इसके साथ ही इसमें जो है एकेडमिक वर्क्स का कंपाइलेशन होता है। दैट मीन्स कि बच्चे ने जितने अच्छे काम किए उन सबको एक फाइल में रख करके बंद करके रख देते हैं। तो ये आपका पोर्टफोलियो है, इसको याद रखिएगा। इन सभी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं एक बच्चे का। अगर आप नाम भी सिर्फ लिखते हैं तो भी ये काफ़ी है। अब यहाँ पे 2
मिनट में हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मेजरमेंट सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखता है जो कि है आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक। वहीं इवैल्यूएशन जो है वो दो एस्पेक्ट को देखता है, जो कि क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, दोनों एस्पेक्ट को देखता है। मेजरमेंट ये बताता है कि कितना अचीव्ड हुआ, नंबर कितना पाया, जबकि इवैल्यूएशन ये बताता है हाउ गुड अचीव्ड, कितना अच्छा उसने जो है स्कोर किया, कितना अच्छा पाया। ये किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, पास हुआ कि फेल हुआ। और ये क्या बताएगा, जज अ सिचुएशन, दैट मीन्स पहले के मुकाबले उसका कितना अच्छा था, कितना खराब था। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट को दिखा रहा है, जबकि इसमें होलिस्टिक मल्टीपल एस्पेक्ट को ये दिखाएगा कि उसके पीयर्स के साथ उसका कैसा है, पिछले के मुकाबले उसका कैसा रहा। तो ये सारी चीज़ों को इवैल्यूएशन एक प्रकार से क्या है, एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, जिसमें आपका मेजरमेंट भी कहीं ना कहीं इंक्लूड जो है हो जाता है। क्लियर। तो इतना ये आपका था। तो ये जो क्वेश्चन था आपका ना, पैटर्न ऑफ टेस्टिंग और इवैल्यूएशन इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, तो इसमें आपने इतनी सारी चीज़ें लिखी, क्योंकि इसमें जो कि आपसे पूछा था पैटर्न ऑफ टेस्टिंग, तो पैटर्न ऑफ टेस्टिंग में आपको वही टेस्ट के जो पैटर्न्स मैंने बताए, जो टाइप ऑफ टेस्ट किस प्रकार से करेंगे और इवैल्यूएशन को कैसे कैसे टेस्ट करेंगे और जो असेसमेंट कैसे करेंगे और टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, उसको जो मैंने वेटेज वाला बताया था उसको राइट करने के बाद अभी आगे का भी कुछ इवैल्यूएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको राइट करनी है। अब यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अब ये आता है कि CCE को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑल द 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दोनों, अगर आप इन दोनों का एक आंसर भी राइट करते हैं तो भी आपका सही, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इवैल्यूएशन करते हैं लैंग्वेज में तो हम CCE का यूज़ करते ही करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं बेसिक कि CCE होता क्या है, जिनको कुछ भी नहीं पता। CCE आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है, वहाँ भी मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि CCE क्या है, आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये जो है मूल्यांकन करने की एक प्रणाली होती है, ठीक, जो कि क्या है, आपका बच्चे की जो डेवलपमेंट है ना उसको मूल्यांकित करने का कार्य करती है, ठीक। तो ये एक प्रक्रिया है। अब ये CCE आया कहाँ से, सबसे पहले इसको किसने बताया, क्या क्या हुआ कहानी। तो RTE एक्ट आप सबने सुना होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो 2010 में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, बट चूंकि 2009 में लाया गया था तो इसीलिए RTE 2009 हम इसको कहते हैं। इसने कहा था कि CCE जो है एलिमेंट्री स्कूलिंग के दौरान हर एक बच्चे के साथ लागू होनी चाहिए, मतलब जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों में CCE को लागू किया जाना चाहिए। ये एक प्रक्रिया होती है जिससे कि हम बच्चे की डेवलपमेंट को जब वो स्कूल में पढ़ता है उसके द्वारा हम मूल्यांकित करते हैं, एसेस करते हैं। इनका कहना था कि भाई जो काम पहले CCE के बिना नहीं हो पाता था, कि बच्चे का सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट होता था, सिर्फ बच्चा पढ़ाई में कितना अच्छा उसके बिहाफ पे नंबर मिलते थे, तो CCE के आने से हम बच्चे के हर एक पक्ष को देखेंगे, क्योंकि हर एक पक्ष है ज़रूरी, ठीक। तो इनकी ये पूरी मिलाकर के कहानी थी। CCE एक सिस्टम है ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इसमें स्कूल द्वारा, इसमें कोई बाहर से ऐसी नहीं है कि कमिटी आएगी और आपका असेसमेंट करेगी, देखेगी आपको कि भाई कितने अच्छे कर रहे हैं आप। स्कूल के अंदर ही ये होता है जो बच्चे के सभी एक्सपेक्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट को कवर करते हैं। क्लियर। अब देखिए इसमें 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये 2 ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज के नहीं हैं, ये 2 ऑब्जेक्टिव CCE के ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये गलत मत करिएगा कि नहीं 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव लिखा है तो 4 फोल्ड ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज वाला जो मैंने बताया उसके साथ मर्ज कर दें, ऐसा नहीं करना। दिस इज द 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स फॉर CCE। पहला क्या है, कॉन्टिन्यूटी इन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ ब्रॉड बेस्ड लर्निंग। इनका जो सबसे पहला था, आप नाम से ही देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, तो क्या कॉन्टिन्यूटी ये चाह रहे हैं भाई कि मूल्यांकन हमेशा होता रहे। ये ना हो कि मैडम ने 10 चैप्टर पढ़ाया और 10 का एक बार में एग्जाम ले लिया, हो गया इवैल्यूएशन। तो ऐसा इवैल्यूएशन न करें मैडम, 2 चैप्टर पढ़ा करके टेस्ट लेती रहें ताकि हमारा भी रिवीजन होता रहे और ऐसी चीज़ें होती रहें। तो कंटिन्यूटी चाहते थे जो कि मिल गई। दूसरा बिहेवियरल आउटकम, कि भाई जब बच्चे ने 10 चैप्टर पढ़ के रट्टा मार के जाके दे दिया और बच्चे को समझ में कुछ ना आया, तो इससे क्या है कि उसकी लर्निंग तो वेस्ट हुई। दैट मीन्स कि हमें जो है व्यवहारिक रूप में उसका जो है परिणाम चाहिए कि बच्चा उस चीज़ को यूटिलाइज कर सके। तो अभी धीरे धीरे तो कम ही होता है, अभी आगे फ्यूचर में देखने की बात है। तो बिहेवियरल आउटकम इनका जो है दूसरा एम था। अब एम रखने को, ऑब्जेक्टिव रखने को तो बहुत ऊंचे ऊंचे और अच्छे रख लिए जाते हैं, बट हासिल हो तब तो। इसके बाद अब जैसा मैंने आपको कहा कि उस क्वेश्चन में दिया था कि इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। अब ये देखिए कि जब आपका पोजीशन है इंग्लिश लैंग्वेज और उसके 4 स्किल्स, अब देखिए उसका एक पार्ट आपके इस आंसर में आपको मिल जाएगा, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज मिल रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है,
कि ये बिल्कुल वही सेम टू सेम है। अब आपको समझ में आना मैं क्यों कह रही थी दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, इसीलिए क्योंकि अब जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो आप उस टर्म पे आएंगे ही आएंगे। तो जब आप बताएंगे कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज की पोजीशन कैसी है हमारे देश में, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही तो हम सीसीई को लागू करेंगे ना, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर जगह पाए जा रहे हैं तो इन लोगों में भी पाए ही जाएंगे। तो अब क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है और जो उसके 4 स्किल्स हैं, तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में जो है अंग्रेजी की क्या डिमांड है। तो इंग्लिश को सेकंड के तौर पर भी पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश इन अ मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमारा देश क्या है, बहुभाषिकता का देश है, डाइवर्सिफाइड है, तो इसमें भी चाहिए। एंड लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये है आपका थर्ड। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जिसको एलएससी कहते हैं, वो बॉर्डर वाला एलएससी बिल्कुल नहीं है। एलएससी स्टैंड फॉर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, कि आपने हिंदी पढ़ा फिर उसके बाद उस हिंदी को क्या करते हुए आपको इंग्लिश सिखाई जाती है, कि मतलब जो लैंग्वेज आप जान रहे हो उसके अक्रॉस में आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। तो इंग्लिश कई रूपों में हमारे देश में पढ़ाई जाती है और कई रूपों में हम खुद पढ़ते भी हैं। इसके वेरियस रीजन्स हैं हमारे पास। अब ये जो 4 स्किल्स अभी ऊपर यहाँ पे लिखे हुए हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये लिखे हुए हैं, इनको आपको देना है ध्यान, क्योंकि इन्हीं के बेस पे अब आपके आंसर की फ्रेमिंग होगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज का ये समझ में आया, सेकेंड में पूछे चाहे मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट में बोल दे चाहे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में, आंसर आपका सेम रहेगा, यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा। LSRW आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अब यहाँ पे चाहे आपको ये दे दे, चाहे ये दे दे, चाहे ये दे दे, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वही LSRW स्किल्स को अचीव करना, बच्चे के अंदर उसकी कॉम्पिटेंसी को जो है डेवलप करना। ठीक, अब देखिए प्रोसेस ऑफ CCE इन क्लासरूम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बहुत कंसंट्रेट होकर ध्यान से इसको समझिएगा। अगर आपने इसको समझ गए तो आप पूरी CCE को समझ जाएंगे। CCE वैसा कुछ है नहीं, ईजी कॉन्सेप्ट है, बट ये आपका चूँकि आपको क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल के तौर पे देता, तो ये फिगर है, डायग्राम है, इसको मैं पूरा दिखा देती हूँ। इस डायग्राम का आप यूज़ भी कर सकते हैं, बस इतना ही है। ठीक, तो ये क्लासरूम में CCE को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, कि उसकी बात कर रहा है। तो इसकी शुरुआत जो है ना आपकी होती है यहाँ नीचे से। ठीक, देखिए ये जो आपका फिगर है ये तो आपका लास्ट में आता है, सबसे पहले ये यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ठीक, सबसे पहला आपका है आइडेंटिफाइंग एक्सपेक्टेड लर्निंग, मतलब सबसे पहले आपने कुछ उम्मीद की होगी ना कि बच्चे को इतना पहले से आता होगा और बच्चा जो है इतना बता पा रहा है। अब आपको वो चीज़ पता चल गई तो अब आप उसके ऊपर आएंगे क्रिएटिंग लर्निंग सिचुएशन। आपको पता लगा कि बच्चे को जितना मैंने सोचा उतना आ रहा है, उससे थोड़ा कम आ रहा है, तो अब आप उसके सीखने के लिए क्या करेंगे, लर्निंग सिचुएशंस को क्रिएट करेंगी। अब ये क्रिएटनेस टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, कुछ TLM के थ्रू कर सकती हैं, जैसे भी आपका मन करे। आइडेंटिफाइंग व्हाट चिल्ड्रन नो, अब आप ये जानने की कोशिश करेंगी कि बच्चे को कितना आ रहा है और वो कितना सीख सकता है। अब यहाँ पे एक टर्म आपको पता होना चाहिए, स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग का मतलब होता है मचान, कि आप बच्चे को टेम्प्रोरी हेल्प देती हैं कि अच्छा ठीक है, तो हिंट देंगी, क्लूज देंगी, उसके बेसिस पे बच्चे की मदद भी करती हैं। तो ये पहले तो आप इतना 3 चीज़ें करेंगी। ठीक है, सबसे पहले कि क्या एक्सपेक्टेड लर्निंग होगी, फिर उसके आधार पे एक लर्निंग सिचुएशन क्रिएट करती हैं, फिर उसके बाद आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को कितना आ रहा है। अब आते हैं इसके आगे वाली प्रक्रिया में। आगे वाली प्रक्रिया ये आपका एकदम इन द सेंटर, इन द मिडिल में रहने वाली प्रक्रिया है, जो कि ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। अब यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है और लर्निंग इम्प्रूव हो रहा है। अब यहाँ से जो आपका ये एरो घुमा था, अब यहाँ से ये एरो जाएगा इनके पास, और इनके पास से होते हुए और इधर से ये इधर जाएंगे, और इनके पास से होते हुए अब ये ऊपर जाएंगे, और जहाँ पर होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब यहाँ पे असेसिंग प्रोग्रेस बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब जो आपने टेस्ट लिया ना बच्चे का, अब आपने TLM बनाया, पढ़ाया, लिखाया, अब आपने टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के बाद अब जैसा नंबर आया उसके आधार पे आपने जो है क्या किया, एसेस किया। अब भाई जब आपने एसेस किया तो रिपोर्टिंग एंड शेयरिंग प्रोग्रेस। अब आपने दिखाया कि देखिए पहले बच्चा ऐसा था, फिर हमने इन्वायरमेंट अच्छा किया, TLM अधिक यूज़ किया, तो बच्चे के अंदर प्रोग्रेस दिख रही है, और बच्चे के हर एक एक्सपेक्ट को हम देख रहे हैं, खेलने में कैसा है,
रीडिंग में कैसा है, राइटिंग में कैसा है, कॉम्प्रिहेंसिव कंपोजिशन कैसा कर रहा है, हर एक चीज़ को आप देख रहे हैं। और यहाँ पे आप उसके प्रोग्रेस को शेयर करेंगे पेरेंट्स के थ्रू, पेरेंट्स को और बच्चे को भी बताएंगे उसकी प्रोग्रेस की, देखो तुम्हारे मार्क्स पहले से कम आए हैं, ज़्यादा आए। स्टेक होल्डर्स मतलब जो अथॉरिटी है उसको बताएंगे। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से चलता है आपका क्लासरूम के अंदर जो आपका सीसीई है। तो ये प्रोसेस इजी है, इसमें कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये आप एक बार देख लीजिए, इसको आप चाहें तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक, आपका आंसर बहुत ही अच्छा होगा। तो जितने भी अभी आपने देखा क्वेश्चन में आपको पूछा था ऑल द 4 स्किल्स के लिए, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर अलग अलग लिया है। पहले मैं आपको लिसनिंग का बताऊंगी, फिर उसके बाद आपको जो है रीडिंग का बताऊंगी, फिर स्पीकिंग और फिर उसके बाद राइटिंग। चारों का कैसे अलग अलग जो है हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, बट उसके पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। और थोड़ा और समय अगर है तो वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए अब ऑल द 4 स्किल्स जिसकी बात की गई थी, अब उसमें हम सबसे पहले अपने स्किल्स की बात करते हैं। तो वो है लिसनिंग। तो मैंने आपको बताया ना, पहले हम लिसनिंग की बात करेंगे, फिर उसके बाद रीडिंग की। तो पहले आपको ये जानना है कि जो लिसनिंग है और जो रीडिंग है ना, आपका लिसनिंग है और रीडिंग, ये कॉम्प्रिहेंसिव वाले स्किल हैं जिसमें कि कॉम्प्रिहेंशन मांगता है। जबकि जो आपका स्पीकिंग है और राइटिंग है वो आपके एस्थेटिक वैल्यू वाले हैं जिसमें कि आपको कुछ ना कुछ मतलब इंक्लूड करना है। ठीक, तो लिसनिंग और रीडिंग किस में मदद करेंगे? आपके कॉम्प्रिहेंशन में मदद करते हैं, समझ में आपके मदद करते हैं, क्योंकि आप कोई चीज़ सुनते हैं उसके बिहाफ पे करते हैं। अब सीसी जो है वो असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग पर भी बेस्ड होता है, इसीलिए सीसी को हम प्रमोट करते हैं। ड्यूरिंग का मतलब क्या है कि क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही हैं, अभी मान लीजिए अगर हम सामने पढ़ा रहे होते तो क्लासरूम में पढ़ाते पढ़ाते बीच में से बच्चे को उठा के पूछ दे कि अभी बताओ पीछे बताए थे सीसी का कैसे क्लासरूम में करते हैं, उसको बताओ। तो ये क्या है? ड्यूरिंग क्लासरूम होने वाला असेसमेंट। अब उसके आधार पे बच्चे ने बताया तो अब मैं बच्चे को समझ गई कि बच्चा जो है क्लास में अटेंटिव रोल प्ले कर रहा है, उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर किसी भी बच्चे को नहीं आ रही, दैट मीन्स टीचर को अपना जो है स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। तो सीसी आपको ये देता है कि भाई आप क्लासरूम के दौरान भी क्या करिए, असेसमेंट कर सकते हैं। Can listen and interact with peers, answer the question based on listening and multiple choice quizzes, open ended question। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लिसनिंग से संबंधित हैं कि कैसे आप असेसमेंट करेंगे क्लासरूम में लिसनिंग वाले बच्चों का। ठीक, सीसी क्रिएट एंथुसियाज्म टू लिसन टू इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। इसके साथ ही हमें सीसी को क्यों करना है? क्योंकि इसका जो इवैल्यूएशन है वो तो बात की बात है, बट उसके थ्रू ये बच्चों के अंदर एक एंथुसियाज्म क्रिएट करता है, मोटिवेट करने का काम करता है कि वो अधिक से अधिक इंग्लिश के सेंटेंसेस को सीखें और वर्ड्स को जानें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। ठीक, डेवलप एबिलिटी टू लिसन विथ अंडरस्टैंडिंग, एक एबिलिटी को डेवलप करता है। डिफ्रेंशिएट अ क्वेश्चन और स्टेटमेंट थ्रू द इंटोनेशन। इसके साथ ही सुनने के साथ ही जो सीसी है वो बच्चों को, जैसे हम तुरंत अगर बच्चे ने गलती की है तो उस गलती का क्या है कि उसको तुरंत टीचर बता देती है कि तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो, इसको ऐसे नहीं ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, इसको इसका स्ट्रेस इस वर्ड का ऐसे है। तो उससे क्या है कि बच्चे को समझ में आता है कि अगर अब बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक, उसमें और अगर उसको कोई स्टेटमेंट बोला जाए, दोनों में वो अंतर है। जैसे मान लीजिए अगर अभी मैं क्वेश्चन आपसे बोलूँ कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन इन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, तो मैक्सिमम लर्नर इस चीज़ को समझ गए, सभी समझ गए कि ये क्वेश्चन है। जबकि अगर मैं इस स्टेटमेंट को रीड कर रही हूँ कि डिफ्रेंशिएट अ क्वेश्चन और स्टेटमेंट थ्रू द इंटोनेशन, तो ये सबको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं है। तो ये भी बच्चा कैसे सीखता है? सुन के, जब वो कई बार सुनता है तब उसके बाद। क्लियर? अब देखिए ये आपका है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो आपके 4 स्किल्स आपसे पूछे गए हैं। ये डायग्राम आप बनाइएगा ज़रूर। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की यहाँ सबसे पहले बात की जा रही है कि भाई मास्टरी हमको करनी है लैंग्वेज में। तो यहाँ पे इसके 2 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है कॉम्प्रिहेंशन, एक है आर्टिकुलेशन या एक्सप्रेशन। ठीक, तो कॉम्प्रिहेंशन में कौन कौन आया देखिए, पहला है लिसनिंग और दूसरा है आपका रीडिंग। ये 2 कॉम्प्रिहेंशन में आने वाले हैं, जबकि एक्सप्रेस और आर्टिकुलेशन में स्पीकिंग है और राइटिंग है। ठीक, तो इसी के बेस पे अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के 2 पार्ट हैं। ठीक, देखिए जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो जैसे जैसे आपके आंसर में क्रिएटिविटी दिखती है, जैसे आपने फिगर का प्रॉपर यूज़ किया है, कहीं वेन डायग्राम यूज़ किया है, कहीं चार्ट का यूज़ किया है, तो उससे जो है चार्ट, दैट मीन्स वो चार्ट पेपर वाला नहीं बल्कि इस पे ही आप बना करके दिखा रहे हैं फ्लो चार्ट डायग्राम्स, तो उससे आपका आंसर बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक,
अब देखिए एग्जाम्पल भी आपसे पूछा है तो कि एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ये भी एग्जाम्पल, अदरवाइज जो मैंने क्लासरूम का भी आपको पीछे दिखाया उसको भी कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 ऑलरेडी लिया हुआ है, ताकि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया तो वो ऐसे एग्जाम्पल को भी यूज़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर ने किसी भी मान लीजिए पैराग्राफ की मॉडल रीडिंग कर दी कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं, तो बच्चे भी उस चीज़ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से सीखे। अब उसको सीखने के बाद ड्यूरिंग द रीडिंग और एंड ऑफ पैराग्राफ टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिसनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, उसको ख़त्म होने के साथ जैसे मान लीजिए टीचर ने क्लासरूम में पढ़ाया और बोलती है ना कि बहुत ध्यान से सुनना, मैं बीच में किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, तो बच्चे बड़े ही ध्यान से सुनेंगे कि हाँ मैडम क्या बता रही हैं, और उसके बाद जो है एंड में या फिर बीच में जो कुछ कहानी हुई उस कहानी को टीचर किसी भी बच्चे से रैंडमली खड़ा होकर के पूछ देंगी कि अच्छा बताओ राहुल इससे क्या कह रहा था या ये क्या कह रहा था। ठीक, तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है आपकी रन होती हैं। अब नेक्स्ट है आपका रीडिंग। ठीक है, तो अभी आपने प्रोफिशिएंसी जो पढ़ा उसमें आपने दोनों पढ़ा कॉम्प्रिहेंशन में, तो कॉम्प्रिहेंशन में लिसनिंग और रीडिंग था, तो पहले हम रीडिंग को देखेंगे, उसके बाद हम आर्टिकुलेशन एक्सप्रेशन वाले सेक्शन पे आएंगे। तो रीडिंग में आपको पता है रीडिंग में 3 फेज होते हैं, एक प्री रीडिंग, एक वाइल रीडिंग, एक पोस्ट रीडिंग। हालांकि ये और आप तो ये हायर चीज़ें हैं, बट यहाँ भी आप इसको सिंपल तरीके में जानते रहिए कि ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं। प्री रीडिंग मतलब ये है कि जैसे होता है ना कि टीचर कभी कभी पहले से, ये टीचर के लिए भी हो सकता है और बच्चे के लिए, दोनों के लिए हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। से टीचर भी अगर पहले उनको पढ़ाना है तो वो भी पढ़ के आती हैं कि भाई कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देख लूँ या इस प्रकार से देख लूँ। जब आप भी जाएंगे तो आप भी पहले से पढ़ कर जाएंगे। सेम टू सेम ऐसा होता है कि कल टीचर हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, घर से आप लोग पढ़ के आइएगा, हार्ड वर्ड्स को जो है टिक करके आइएगा या अंडरलाइन करके आइएगा, तो बच्चे भी पहले से उसको पढ़ कर आते हैं। तो ये फेस प्री रीडिंग का होता है जिसमें वो सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं, आने वाले जो उनके वर्ड्स होते हैं। वाइल रीडिंग, अब वो क्लासरूम में हो चुके होते हैं कि अब वो पढ़ने के दौरान भी कुछ ऐसे नए शब्दों को देखते हैं ठीक है, तो अब सीसी हमारी उसमें कैसे हेल्प करेगा, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि सीसी जो है कि जब हम किसकी बात करें रीडिंग की, तो इसमें रेक्टिफाई इनकरेक्ट और मिसस्पेल्ड वर्ड्स की, जैसे कि जब हम करते हैं पढ़ते हैं तो क्लास में ही चाहे प्री रीडिंग के दौरान कोई हार्ड वर्ड है बच्चा नहीं पढ़ पाया तो उसको टीचर से पूछ दिया, या पढ़ने के दौरान भी ऐसा होता है तो हमारे एरर्स तुरंत हमको पता लग जाते हैं। इंटोनेशन, किस तरीके से किस वर्ड को हमको जो है प्रोनाउंस करना है, इंटोनेशन क्या होना चाहिए, फीडबैक भी तुरंत मिलता है। असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग, क्योंकि वाइल रीडिंग जब आप करेंगे तो वहाँ पे असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग होता है। क्रिएटेड लर्निंग सिचुएशन एंड गिव देम टू प्रैक्टिस, इसके साथ ही सीसी क्या करता है, लर्निंग सिचुएशंस को क्रिएट करता है और अधिक से अधिक प्रैक्टिस का भी आपको टाइम देता है। ठीक, अब हम आते हैं स्पीकिंग वाले पे। तो स्पीकिंग जो है आपका, जैसा कि आपने देखा कि स्पीकिंग और राइटिंग ये आर्टिकुलेशन या एक्सप्रेशन का पार्ट है। ठीक, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में, तो जब बच्चा बोलना, अगर कोई बोलने में अच्छा है, किसी की स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, दैट मीन्स कि उसके अंदर जो आपकी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी है वो बेहतर है। तो अगर स्पीकिंग हम बच्चे के ऊपर स्पीकिंग जो है स्किल्स का ध्यान दे रहे हैं, दैट मीन्स कि बच्चे की जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, सीसी अलाउ स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर, दोनों को अलाउ करता है गो बिवॉइंड द टेक्स्ट। व्हाट डज दिस मीन गो बिवॉइंड द टेक्स्ट, मतलब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको इसीलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा में रखा है। गो बिवॉइंड द टेक्स्ट का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जितनी चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक में दी है ना, आपको सिर्फ उतना ही नॉलेज रखना है या उसी के बारे में जानना है, आपको उसके आगे भी ठीक, आपको उसके क्या करना है, आगे भी देखना है। मतलब आप उसके अलावा भी टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें नहीं हैं उसके अलावा भी आप बच्चों को कुछ नई चीज़ों को सिखा सकते हैं, कुछ नई चीज़ों को बता सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज द कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपेक्ट। अभी हम देखेंगे जो सीसी में कॉन्टिन्यूअस है उसका क्या मतलब है, जो कॉम्प्रिहेंसिव है उसका क्या मतलब है। हालांकि शॉर्ट आंसर में मैंने उसको कवर किया, बट यहाँ भी मैं आपको समझा दूंगी। तो उसका जो सीसी में जो दूसरा वाला सी है ना, ये जो दूसरा वाला सी है ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है। ये एक्सपेक्ट बताता है कि बच्चे के जो स्कॉलिस्टिक है एज वेल एज को स्कॉलिस्टिक दोनों को दर्शाता है। स्कॉलिस्टिक का मतलब है स्कूल सब्जेक्ट और को स्कॉलिस्टिक का मतलब है उसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, फन है, आपका स्पोर्ट्स है, ये सारी चीज़ें। प्रोवाइड एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्नर लर्निंग इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। तो जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस वाला एक्सपेक्ट है वो बच्चे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है कि वो ऐसे स्किल्स को क्या कर सकें, बिल्कुल प्लेफुल एक्टिविटी के तौर पे हैंड्स ऑन लर्निंग के दौरान सीख सकें।
एग्जाम्पल रोल प्ले, जैसे कि रोल प्ले आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बट टीचर उसको करवा सकती हैं टेक्स्ट बुक के बिवॉइंड जा करके, और बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स को, बोलने की स्किल्स को अच्छा कर सकती हैं। डिस्कशंस, डायलॉग सेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो इसके साथ ही एक्सप्रेस देमसेल्फ इन इंग्लिश, तो एक और ये इसका तरीका है कि स्पीकिंग बच्चे को क्यों कराना है, ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके इंग्लिश में। नेक्स्ट इज़ योर राइटिंग। राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, ये भी आपके एक्सप्रेशन और आर्टिकुलेशन का है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में। ठीक है, राइटिंग से कहीं ना कहीं अगर हम अच्छा जो है बोलना जान रहे हैं, अच्छे तरीके से हम लिखना जाने, तभी जो है हमारा जो है कंप्लीट माना जाता है। कहीं ना कहीं लैंग्वेज स्किल्स में राइटिंग हम सबसे बाद में सीखते हैं। राइटिंग को अच्छा करने के लिए यहाँ पर हम गैप फिलिंग, री राइटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ओपन एंडेड क्वेश्चन का यूज़ कर सकते हैं बच्चे की राइटिंग को इवेलुएट करने के लिए या तो उसको इंक्रीज करने के लिए। ठीक, अब देखिए राइटिंग का प्रोसेस होता है, तो ये प्रोसेस ऑफ राइटिंग, इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो बहुत इजी होता है। इसका जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्दोलन। ब्रेन स्टॉर्मिंग दैट मीन्स आपके माइंड में आइडियाज़ को क्रिएट किया जाता है। ठीक, आपको इनडायरेक्टली तौर पे पता तो नहीं होता बट आप फिर भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, फिर जो आइडिया आ रहा है उसको ऑर्गेनाइज करना, प्रिपेयर करना, फिर उसको एडिट करना और फिर उसको रिवाइज करना, और तब जाके राइटिंग होती है। ठीक, जैसे आपको कोई टॉपिक हमने दे दिया ग्लोबल वार्मिंग, अब टीचर ने कहा कि बताओ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अब आपने सोचा कि अरे यार ऐसे ऐसे है, अब आपने ऑर्गेनाइज किया कि पहले हम ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ये बताएंगे, फिर उसके बाद उसके कॉजेज़ को बताएंगे, फिर उसके बाद उसके मेरिट्स, फिर उसके बाद वो उसके कॉजेज़ को, फिर उसको मतलब ये कैसे हम रोक सकते हैं उसको बताएंगे। फिर आपने प्रिपरेशन करना शुरू किया, फिर आपको लगा कि नहीं थोड़ा लेंदी हो रहा है, कि मतलब हमें उसको लिमिट करना है। जैसे कि अभी इसमें ही अगर आप देख लें तो आपको मैंने बहुत बड़ा आंसर दे दिया है ताकि आपको कंटेंट की कमी ना हो, सही एकदम। तो उसमें से आप कुछ ना कुछ तो एडिट करेंगे ना प्रिपेयर करने के बाद भी, कि यार मुझे तो 4 पेज अपनी जो है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लिखना है, वहाँ 4, 4.5, 3, 3.5 पेज, तो उसके अकॉर्डिंग एडिट करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे और फिर जा करके आप लिख देंगे। ठीक, तो देखिए चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इफ़ यू रिलेट इट विथ योर रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक, तो ये आपका प्रोसेस ऑफ राइटिंग है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, ये आपका तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, 2 एग्जाम्पल पहले दे चुकी हूँ, कोई एक भी अगर आप लिखते हैं तो भी आपका सही है। ठीक, ये सीसी में दिया जाने वाला एक प्रोफार्मा है। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले है नेम ऑफ चाइल्ड। ठीक है, देखिए वीडियो भले लेंदी हो जा रही है बट पेशेंस के साथ देखिए, ये आपको पेशेंस का रिजल्ट आपको अपने रिजल्ट में ज़रूर दिखेगा। ठीक, जितने भी लर्नर्स देख रहे हैं बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार में देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ है। ठीक, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मुझे ये चीज़ खुद मिली है, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे आर्टिकल्स को देखा है कि डिसर्टेशंस में देखने के बाद जो है जाकर इस प्रकार से मैंने उसको जो है फाइंड आउट करके बनाया है। तो आप इसका यूज़ करिए और इस चीज़ को ज़रूर लिख कर आइए। देखिए यहाँ क्या है, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले तो कितने बच्चे हैं, तो यहाँ बच्चों के नाम आप लिख देंगे 1 2 3 4 करके, या जो भी आपको लिखना हो, अमन जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर में आपने कितने ऑब्जर्वेशन किए वो यहाँ पे क्वालिटेटिव रिमार्क्स या डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा LSRW है ना, हम उसी को इवेलुएट करेंगे ताकि जो आपने क्वार्टरली जो बच्चे का असेसमेंट किया है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हों। तो यहाँ पे टोटल मैंने 6 ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। OBS जो है ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इन 6 में मैंने अलग अलग चीज़ों को बच्चे के साथ मैंने क्या किया है, असेस करने की कोशिश की है। पहले मैंने एक ओरल टेस्ट लिया, फिर रिटन लिया, फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिर रिटन एक्टिविटीज़, फिर पेपर पेंसिल टेस्ट और फिर क्रिएटिव राइटिंग। ओरल लिया तो लिसनिंग और स्पीकिंग, फिर रिटन लिया उसमें भी लिसनिंग और स्पीकिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइटिंग और फिर पेपर पेंसिल टेस्ट, क्रिएटिव राइटिंग। इसकी मदद से जो इसके 4 लिसनिंग स्किल्स है ना, उन चारों को मैंने क्या किया है, कवर करने की कोशिश की। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक प्रकार से चुकी। और फिर उसके बाद क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव, परिमाणात्मक नहीं, गुणात्मक। ठीक, देखिए कि बच्चे ने इन सब में कितना अच्छा किया उसके अकॉर्डिंग। तो ये एक समेटिव डाटा का जो है आपके लैंग्वेज टेस्ट के लिए, लैंग्वेज लर्निंग के लिए था। ठीक है, तो क्या है ये, एनालिसिस ऑफ सबमिटिव डाटा फॉर लैंग्वेज लर्निंग। इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बच्चे का नाम लिखेंगे और लिखने के बाद इसमें जितने जितने बच्चों ने जैसे जैसे पाया है ना, इसको आप आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपको वो सब चीज़ें नहीं लिखनी, आपको सिर्फ एक प्रोफार्मा बनाना है एग्जाम्पल के तौर पर कि आप कैसे बच्चे को जो है बेहतर कर सकते हैं।
अब हेयर इज़ जो आपका CCE का है, जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी कि अगर अभी आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा पढ़िए कि वो आगे भी आपके लिए काम आए। आगे आप चूँकि बीएड अगर कर रहे हैं तो भाई टीचर बनने के लिए कर रहे हैं, सबका सपना होगा कुछ ना कुछ, तो उसको अगर आपको अचीव करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज की पढ़ाई ऐसी पढ़िए कि उसका बेस आपका स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक, तो बेसिक हर चीज़ के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत अपने से अपना इनपुट ज़रूर होना चाहिए। तो CCE का ये मैंने शॉर्ट में भी बताया है आपको, 2 पार्ट हैं, एक है कॉन्टिन्यूअस, एक है कॉम्प्रिहेंसिव। कंटिन्यूअस में आपके 3 आते हैं, लर्निंग, FA, ऐसे फॉर्मेटिव और सबमिटिव। कॉम्प्रिहेंसिव में स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक, जिसकी अभी हमने ऊपर बात करी। FA जो है ये फॉर्मेटिव का असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो है ये सपोर्ट करता है, और सबमिटिव जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब भाई फॉर और ऑफ में अंतर क्या है, सिर्फ मैडम उधर फॉर लगा इधर ऑफ लगा है, तो बता दूं मैं आपको, इसी से ज़मीन और आसमान का अंतर हो जाता है। बेस्ट आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग माना जाता है, जो कि आपके ड्यूरिंग द पीरियड में लिया जाता है, चाहे आप क्लासरूम के दौरान ले लें या जो टेस्ट के रूप में 20-20 नंबर का टेस्ट होता है वो, ये सही असेसमेंट करता है। और ऐसे जो है वो लास्ट में होता है, जब चैप्टर आपका खत्म होता है उसके लास्ट में होने वाला है। स्कॉलिस्टिक जो है ये क्वालिटी को बताता है, जबकि ये क्वांटिटी को बताता है, इसको भी याद रखिएगा। स्कॉलिस्टिक जो आपका है ये क्या बताएगा, जितने स्कूल सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं उनके मार्क्स, ये सारी चीज़ें। कोई स्कॉलिस्टिक स्कूल सब्जेक्ट के अलावा जो प्ले एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए जो LSRW है ना, इसको आप किस प्रकार से और चीज़ों को कर सकते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन। CCE किस तरीके से, ये जो आपके 5 पॉइंट्स हैं ये आपके कीवर्ड्स हैं, इनको आप कहीं भी यूज़ करेंगे इफेक्टिव आंसर आपको मिलने वाला है। देखिए क्या है, ये है आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं मैजिक ट्रिक। CCE जो है LSRW, आप चाहें तो चारों में इसको यूज़ कर देंगे। लिसनिंग करना है तो CCE आपको सेल्फ इवेल्युएशन का मौका देगा, फीडबैक, रीटेस्टिंग, डायग्नोसिस और रेगुलरिटी। डायग्नोसिस दैट मीन्स उसको आप डायग्नोस कर पा रहे हैं गैप कहाँ पर है। जब आप स्पीकिंग करें तो स्पीकिंग करने में सेल्फ इवेल्युएशन आप खुद से भी कर सकते हैं, टीचर भी कर सकता है। ठीक, फीडबैक भी आप ले सकते हैं, रीटेस्टिंग भी कर सकते हैं, रेगुलरिटी तो होती ही होती है। राइटिंग और रीडिंग सेम इसी तरीके से आप सब में इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बट बस एक चीज़ ध्यान देना है कि ऐसा नहीं करना है आपको एग्जाम में कि एग्जामिनर को लगे कि आपने एक ही पॉइंट्स को बार बार किया है, अगर आपको इनकेस नहीं याद होता है तब। इसीलिए मैंने आपको ट्रिक को बाद में लास्ट में एकदम बता रही हूँ, बट फिर भी ये आपके ऐसे की पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर को बहुत इफेक्टिव बनाते हैं। और कोशिश करिएगा एग्जाम में कि आप पॉइंट्स में क्वेश्चंस को लिखें, आंसर्स को लिखें, रेदर देन राइटिंग इन पैराग्राफ। ठीक, जिससे आपके मार्क्स अच्छे होंगे। ठीक है, ब्लू पेन के साथ आप जो है हेडिंग को राइट करिए और उसको करिए, मार्क्स आपके निश्चित अच्छे आएंगे। ठीक है, तो अगर आप इतना जो मैंने आपको बताया, यहाँ से आपने 2 क्वेश्चन को आज आपने डील कर लिया है, और दोनों क्वेश्चन में से आपसे पूछेगा निश्चित ही निश्चित। तो यूनिट 4 से एक क्वेश्चन तो ऑडियो विजुअल का भी है, जो मैंने करा दिया है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, ऑडियो विजुअल एड्स के ऊपर, उसको भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक ही मास्टर आंसर में आपके 2 क्वेश्चन जो है आ जाते हैं, और दोनों कहीं ना कहीं आपस में सिमिलर हैं। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही लाइव जो है नोटिफिकेशन मैं आपको जल्दी ही देने वाली हूँ, तो लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।